हेलो दोस्त। तो आज हम बात करेंगे सीड टेक्नोलॉजी का एक न्यू सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन, यानी कि सीड प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन बातों की ध्यान देना पड़ता है जिससे बेटर क्वालिटी का सीड का प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, तो हम बहुत ही सिंपल वे में और ज़बरदस्त लॉजिक के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन क्या होता है। तो एक होता है जीनेटिक प्रिंसिपल, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीड प्रोडक्शन करने का यदि बेटर तरीका है तो जीनेटिक प्रिंसिपल है, जिसमें जीनेटिक्स के बारे में बात की जाती है, उसके जीन के बारे में बात किया जाता है, जिसके उसके अंतर्गत जीनेटिकल फीचर्स के बारे में बात की जाती है, जिसके कारण वह सीड किसी भी क्लाइमेटिक रीजन्स में आसानी से एडाप्ट हो सके, उसका ग्रोविंग परसेंटेज जो है अच्छा हो सके। तो जीनेटिक प्रिंसिपल जो होता है किसी भी सीड प्रोडक्शन का बहुत ही ज़बरदस्त सिद्धांत होता है। तो जीनेटिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हम बात करेंगे डिट्यूरेशन ऑफ वैरायटी, यानी कि वैरायटी में एड मिक्सचर कैसे हो जाता है, यानी कि बेटर क्वालिटी का वैरायटी कोई भी सीड होता है फिर धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस क्यों घटता है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन या वैरायटी में डिट्यूरेशन डिट्यूरेशन ऑफ वैराइटीज का मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखा गया है डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है भिन्नता। ठीक है, कोई भी भिन्नता दो प्रकार से हो सकता है, वेरिएशन दो प्रकार से होता है, एक हेरिडिटी के थ्रू होता है, आनुवंशिकी के थ्रू होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, और एक होता है नॉन हेरिडिटी के थ्रू भी वेरिएशन हो सकता है। वह किसके थ्रू हो सकता है, भोजन के थ्रू हो सकता है, लाइट के थ्रू हो सकता है, टेम्परेचर के थ्रू हो सकता है और सॉइल के थ्रू हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिए आप बेटर भोजन यानी कि पौष्टिक भोजन यूज कर रहे हैं तो आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का वेरिएशन देखने को मिलेगा। कुछ समय बाद आप अपने आप को बहुत ही हेल्थी और क्या मोटे, ठीक है, जिसको पतला दुबला मोटा बोला जाता है। ठीक है, तो फूड के द्वारा भी वेरिएशन आपके अंतर्गत देखा गया। ठीक है, लाइट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो आप काले भी हो सकते हैं, गोरे भी हो सकते हैं, तो वेरिएशन देखने को मिला। ठीक है, और सॉइल मृदा पर भी बात किया जाता है, यानी कि आपकी सॉइल की मृदा कैसी है, क्योंकि सीड कहाँ होगा, सॉइल पर ही होगा, तो उसके द्वारा भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर से लाइट के प्रभाव से भी वेरिएशन देखने को मिलेगा। सपोज दैट मान लीजिए आप दो प्लांट्स लगाए हैं, एक को लाइट दे रहे हैं और एक को लाइट नहीं दे रहे हैं, तो फिर भी इन दोनों प्लांट में वेरिएशन यानी भिन्नता आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बताया वेरिएशन दो प्रकार से हो सकता है, हेरिडिटी के थ्रू भी हो सकता है और नॉन हेरिडिटी के थ्रू भी हो सकता है। जैसे नॉन हेरिडिटी के थ्रू कैसे हो सकता है, भोजन के थ्रू हो सकता है, सॉइल के थ्रू हो सकता है, टेम्परेचर्स के थ्रू हो सकता है और लाइट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, और हेरिडिटी वेरिएशन से यदि आपके अंतर्गत देखा जाए तो वह रिकॉम्बिनेशंस के थ्रू हो सकता है। रिकॉम्बिनेशंस का मतलब होता है दो डिफरेंट प्रकार के जीन आकर आपस में कॉम्बिनेशन हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप। ठीक है, रिकॉम्बिनेशंस के थ्रू हो सकता है, जैसे डाइहाइब्रिड रेशियो आप देखे होंगे। ठीक है, जब मेंडेल लॉ पढ़ाएंगे तो उसमें हम विस्तृत एक्सप्लेनेशंस करेंगे। ठीक है, और क्रोमोसोमल एब्रेशंस के थ्रू भी आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, म्यूटेशंस के थ्रू भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ये तीन पैरामीटर्स जो होते हैं हेरिडिटी के थ्रू वेरिएशंस होने के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, अब मैकेनिकल मिक्सचर्स क्या होता है। मैकेनिकल मिक्सचर्स का मतलब होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है मनुष्यों द्वारा मिक्सचर हो जाता है, यानी कि जब किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं और हार्वेस्टिंग करने के बाद जब उसका थ्रेसिंग करते हैं तो उसमें डिफरेंट प्रकार के मिक्सचर मिल जाते हैं सीड में। तो मैकेनिकल मिक्सचर्स के थ्रू भी वैरायटी में डिट्यूरेशन हो सकता है। म्यूटेशंस के थ्रू मैंने बताया था, म्यूटेशंस सडन हेरिडिटी चेंज इन डेवलपमेंट, मतलब किसी भी आनुवंशिक लक्षणों में अचानक परिवर्तन होना है, कुछ परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहलाता है। नेचुरल क्रॉसिंग हो सकता है। नेचुरल क्रॉसिंग का मतलब होता है स्वतः उसमें परिवर्तन आ जाता है, लेकिन नेचुरल क्रॉसिंग होने का तीन पैरामीटर हो सकता है जो यहाँ पर हम मेंशन किए हैं नोट के रूप में। नेचुरल क्रॉसिंग डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। देखिए कौन कौन फैक्टर कार्य करते हैं नेचुरल क्रॉसिंग के लिए। तो पहला है द ब्रीडिंग सिस्टम ऑफ स्पीसीज, यानी आपका ब्रीडिंग सिस्टम कैसा है, आप किस वे में ब्रीडिंग सिस्टम
कर रहे हैं, मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, किस सिलेक्शन के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीडिंग सिस्टम अपना रहे हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि किसी भी क्रॉप के बीच आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा गया है। हर एक क्रॉप का आइसोलेशन डिस्टेंस निर्धारित किया गया है, तो हम आइसोलेशन डिस्टेंस पर एक सेपरेटली वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। और देखिए वैराइटल मास, यानी कि 3 फैक्टर जो होते हैं नेचुरल क्रॉसिंग को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। अब देखिए फोर्थ है माइनर जीनेटिक वेरिएशन, यानी कि माइनर मुख्य रूप से जीनेटिक वेरिएशन जो हो सकता है। सेलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज के प्रकोप के द्वारा भी आपका वैरायटी खराब हो सकता है, ठीक है। द टेक्निक ऑफ द प्लांट ब्रीडर, यानी कि प्लांट ब्रीडर कैसा टेक्निक अपना रहा है वह भी डिपेंड करता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। जीनेटिक प्योरिटी का इन्हांसमेंट यानी कि कमी होने का कारण क्या है, यानी कि किसी भी वैरायटी में जीनेटिकल प्योरिटी का क्षरण होने का मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। तो यही सब कारण है जिसके द्वारा एक बेस्ट क्वालिटी का वैरायटी अपने परफॉर्मेंस को खो देता है, ठीक है। अब देखिए एक था पोलिनेशन एजेंट भी कार्य करता है नेचुरल क्रॉसिंग को, ठीक है। तो ये था नेचुरल क्रॉसिंग के अंतर्गत जो फैक्टर्स मैंने आपको भी बताया। मेंटेनेंस ऑफ जीनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन, कौन कौन से पैरामीटर्स आप फॉलो करके जीनेटिक प्योरिटी को मेंटेनेंस कर सकते हैं। मैंने ऊपर बताया जीनेटिक प्योरिटी कैसे इन्हांसमेंट होता है, यानी उसका क्षरण कैसे होता है। अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे जीनेटिक प्योरिटी को, क्योंकि हर एक प्लांट ब्रीडर यही चाहिएगा कि सीड में जीनेटिक प्योरिटी को मेंटेनेंस बनाए रखना उनका मेन फीचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है मेंटेनेंस ऑफ जीनेटिक प्योरिटी ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन। तो पहले क्या होगा, कंट्रोल ऑफ सीड सोर्सेज, बहुत जबरदस्त टर्म में लिखा गया है कंट्रोल ऑफ सीड सोर्सेज, यानी कि सीड सोर्सेज यानी कि सीड के जितने भी सोर्स हैं जहाँ से सीड प्राप्त किया जाता है उसको कंट्रोल किया जाता है। सीड सोर्सेज जो होते हैं, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ सोशल सर्टिफाइंग एजेंसी के थ्रू, ठीक है। सीड की जितने भी क्लासेस होते हैं जैसे न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड, ठीक है। न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियस सीड को न्यूक्लियस और ब्रीडर सीड, या ब्रीडर सीड बोलिए या न्यूक्लियस सीड, बात एक ही है, ठीक है। दोनों में से एक बोल सकते हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड। ये जितने भी क्लासेस है सीड के वह इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफाइंग एजेंसी के थ्रू, ठीक है। तो कंट्रोल ऑफ सीड सोर्स, यानी कि आप न्यूक्लियस सीड यूज कर रहे हैं या ब्रीडर सीड या फाउंडेशन सीड या रजिस्टर्ड सीड या सर्टिफाइड सीड, ठीक है। तो जो फाउंडेशन ब्रीडर सीड होता है यह फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड, ठीक है। यहाँ से टैग पूछा जाता है कि न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड का टैग क्या होता है। तो न्यूक्लियस सीड में क्या होता है, 100% जेनेटिकल प्योरिटी होता है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सीड है जिसमें 100% जेनेटिकल प्योरिटी प्रेजेंट होता है, तो वह होता है न्यूक्लियस सीड में, ठीक है। जबकि ब्रीडर सीड में नहीं होता है, 99 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। जबकि फाउंडेशन सीड जो होता है, टैग के बारे में हम बात कर लेते हैं, न्यूक्लियस सीड पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए फाउंडेशन सीड पर जो टैग होता है यह से आपका हो जाएगा फुटबॉल, ट्रिक बता रहे हैं, फुटबॉल किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का, यानी फाउंडेशन सीड पर जो टैग लगेगा आपका व्हाइट रहता है, ठीक है। यानी कि जो बोरी आता है जिसमें सीड पैक करके आता है, ठीक है, तो देखेंगे तो व्हाइट टैग लगा रहेगा। और जो रजिस्टर्ड सीड होता है, यानी कि रजिस्टर्ड सीड जो होता है पर्पल क्या आकार का होता है, सरसों के आकार का पर्पल होता है, ठीक है। और सी का मतलब आप जानेंगे, इसको बोला जाता है SEA, सी माने समुद्र। तो सी यानी समुद्र का पानी कैसा होता है, नीला होता है, तो नीला का हो जाएगा सर्टिफाइड सीड का टैग हो जाएगा, ठीक है। और ब्रीडर सीड का क्या हो जाएगा, गोल्डन येलो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी आपसे पूछेंगे कि किस सीड पर कौन सा टैग होगा, आप जबरदस्त लॉजिक और ट्रिक के साथ आसानी से बता पाएंगे कि ब्रीडर सीड यानी कि गोल्डन येलो होता है, फाउंडेशन यानी फुटबॉल यानी सफेद कलर का होता है, व्हाइट टैग होता है, रजिस्टर्ड सीड यानी सरसों के आकार का होता है, तो सरसों का कलर जो होता है पर्पल होता है, सी माने समुद्र होता है, समुद्र का पानी ब्लू होता है, ठीक है। तो आप आसानी से बता देंगे। तो यह जो होता है कंट्रोल ऑफ सीड सोर्सेज, कहाँ से सीड आप परचेज कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। इस
को कंट्रोल करने के उपरांत ही आप जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर था। यहाँ पर लिखा गया है प्रीसीडिंग क्रॉप रिक्वायरमेंट। प्रीसीडिंग क्रॉप रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप जहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें अनवांटेड, ठीक है, अनवांटेड प्लांट्स नहीं होना चाहिए, उसको सेपरेटली हटा देना चाहिए। प्रीसीडिंग मैंने रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए या सुरक्षा प्रदान करना चाहिए क्रॉप रिक्वायरमेंट, यानी कि क्रॉप को जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आइसोलेशन डिस्टेंस, आइसोलेशन डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। आइसोलेशन डिस्टेंस जैसे एक जैसे मान लीजिए सपोज दैट यह वीट का एक वैरायटी है और यह भी वीट का एक वैरायटी है, लेकिन दोनों में क्या है, उसकी प्रोडक्टिविटी और उसके जेनेटिकल प्योरिटी में क्या है, डिफरेंस है। तो दोनों के बीच क्या किया जाता है, आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, दो डिफरेंट प्रकार के वैरायटी के बीच आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, रॉगिंग ऑफ सीड फीड, यानी कि रॉगिंग क्या किया जाता है। रॉगिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आप वीट का कल्टीवेशन किए हैं, वीट का कल्टीवेशन किए हैं और वीट में एक स्पीसीज यानी ये वैरायटी आप लगाए हैं सोनारा, ठीक है, अब इसमें किसी दूसरी वैरायटी का यदि कोई वीट ग्रो किया गया है तो उसको रिमूव कर देना, यानी कि किसी रिमूविंग मतलब रॉगिंग का मतलब होता है कि सेम स्पीसीज का वैरायटी रहेगा तो सही है, उसी क्रॉप के अंतर्गत यदि डिफरेंट प्रकार का वैराइटीज को ग्रो किया गया है तो उसको रिमूव करके हटा देना ही रॉगिंग कहलाता है। यानी रॉगिंग ऑफ सीड फीड, आप जहाँ पर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं रॉगिंग क्रिया के फलस्वरूप उसको भी ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण आपका जेनेटिक प्योरिटी मेंटेनेंस किया जा सकता है। सीड सर्टिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इस पर भी हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है और उसका प्रोसीजर क्या होता है सीड सर्टिफिकेशन का। ठीक है, तो मैंने दो पर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, आइसोलेशन डिस्टेंस पर और सीड सर्टिफिकेशन पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रो आउट टेस्ट, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि पूछा जाता है कि जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेनेंस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रो आउट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और 60 क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है। तो ग्रो आउट टेस्ट क्या होता है, जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है, एक जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेनेंस करने के लिए एक पैरामीटर है। ठीक है, तो आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा, आपके माइंड में फुलफिल भी हो गया होगा यह पैरामीटर्स जितना मैंने आपको समझाया। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि मेरे द्वारा बताया गया हर एक स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा सीड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिससे सीड टेक्नोलॉजी की पूरी ब्रह्मास्त्र वीडियो आप लोगों की पेपर की धज्जियाँ उड़ा दे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।